वियतनाम युद्ध के दौरान एक ऐसा चौंकाने वाला केमिकल आर्मी के हाथ लगा था जिसे अगर जख्मी सोल्जर के घाव पर लगाया जाता तो खून बहना तुरंत बंद हो जाता, चाहे जख्म कितना भी गहरा क्यों ना हो। इसने हजारों जानें बचाई और सबसे हैरानी की बात यह है कि आज ये केमिकल लगभग हर घर में मौजूद है। नंबर 6। दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें ऐसी हैं जो किसी खास मकसद से नहीं बल्कि एक गलती की वजह से इन्वेंट हो गई थी। सबसे पहले बात करते हैं कोका कोला की। किसे पता था कि तलवार का एक वार दुनिया की सबसे मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक को जन्म देगा। जी हाँ, ये बात है साल 1865 की। डॉ पेम्बरटन, जिन्हें अमेरिका ने लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक भी दी थी, बैटल ऑफ कोलंबस के दौरान दुश्मन की तलवार का एक वार उनके सीने पर लग गया। ये जख्म इतना दर्दनाक था कि डॉक्टर पेम्बरटन ने दर्द से राहत पाने के लिए मॉर्फिन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। यह एक नशे की लत लगाने वाली दवा थी जिसे उस समय केवल तब इस्तेमाल किया जाता था जब कोई और दवा असर न कर रही हो। जख्म तो उनका ठीक हो गया, लेकिन एक और बड़ी मुसीबत उनके गले पड़ गई। अब उन्हें मॉर्फिन की लत लग चुकी थी और वह किसी भी कीमत पर इससे छुटकारा पाना चाहते थे। उस समय अल्कोहल और कोकेन को बुरा नहीं माना जाता था और कोई भी व्यक्ति इन्हें आसानी से खरीदकर इस्तेमाल कर सकता था। डॉक्टर पेम्बरटन ने अपने लिए एक खास दवा तैयार की जिसमें कोला नट्स और डमियाना नामक पौधों का रस मिलाया गया और उसमें कोकेन और अल्कोहल का मिश्रण भी डाला गया। ये पेय न सिर्फ एक अल्कोहलिक ड्रिंक थी बल्कि एक पेन किलर के रूप में भी काम करती थी। उन्होंने इस मिश्रण का नाम रखा पेम्बरटन फ्रेंच वाइन कोका, यानी उन्होंने एक आदत को छोड़ने के लिए दूसरी आदत को अपना लिया था। करीब 20 साल बाद 1886 में एंटी एल्कोहलिज्म कैंपेन शुरू हुई जिसमें अल्कोहल और कोकेन के खिलाफ एक कानून पास किया गया। लोकल फार्मेसी स्टोर के मालिक ने डॉ पेम्बरटन से कहा कि अब उन्हें अपनी फ्रेंच वाइन कोका से अल्कोहल और कोकेन को हटाना होगा। इसी मकसद से डॉ पेम्बरटन ने कुछ प्रयोग शुरू किए जिनमें सिर्फ कोला नट्स और कोका के पत्तों के मिश्रण से एक सिरप तैयार किया गया। वो अलग अलग प्रयोग करके फार्मेसी स्टोर के मालिक को टेस्ट करवा रहे थे, लेकिन एक बार गलती से उन्होंने उस सिरप में कार्बोनेटेड वाटर मिला दिया और यहीं से एक नया इतिहास लिखा जाने वाला था। फार्मेसी के मालिक को यह इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे सिर दर्द की दवा नहीं बल्कि एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक के तौर पर बेचने का सुझाव दिया। अब क्योंकि यह ड्रिंक कोला नट्स और कोका लीव्स को मिलाकर बनाई गई थी, इसलिए इसका नाम कोका कोला रखा गया और इसे एक ताजगी देने वाली पेय के रूप में बेचा जाने लगा। दुनिया की पहली कोका कोला सिर्फ 5 सेंट में बेची गई थी और पेम्बरटन को यकीन था कि एक दिन यह अमेरिका की नेशनल ड्रिंक जरूर बनेगी। लेकिन अपनी बीमारी और दिवालियापन, बैंकरप्सी की वजह से उन्होंने इस ड्रिंक का फार्मूला मशहूर बिजनेस टाइकून ऐसा ग्रेग स्कैंडलर को सिर्फ $238 में बेच दिया। आज कोका कोला की मार्केट वैल्यू 302 अरब US है, जो करीब 25,000 अरब रुपए बनती है। नंबर 5। क्या आपको मालूम है कि वियतनाम वॉर के दौरान एक ऐसा केमिकल था जिसने हजारों जख्मी सिपाहियों की जान बचाई थी? डॉक्टर्स इसे फर्स्ट एड के तौर पर इस्तेमाल करते थे। जब किसी सिपाही को गहरा घाव होता तो डॉक्टर उस जख्म पर इस केमिकल को स्प्रे करते थे जिससे जख्म तुरंत सूख जाता था और ब्लीडिंग रुक जाती थी। ये कोई आम केमिकल नहीं था बल्कि आज हर घर में मिलने वाली सुपर ग्लू थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुपर ग्लू भी एक गलती से ईजाद हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोल्जर्स को सबसे बड़ी समस्या यह होती थी कि जब वे अपनी गन से फायर करते थे तो गोली अक्सर सही निशाने पर नहीं लगती थी। इस समस्या को हल करने के लिए यूएस आर्मी को एक ऐसे क्लियर प्लास्टिक की जरूरत थी जो बिल्कुल पारदर्शी हो ताकि उसके बीच से सब कुछ आसानी से देखा जा सके और निशाना बिल्कुल सटीक लगे। इस क्लियर प्लास्टिक को तैयार करने के लिए एक केमिकल इंजीनियर्स की टीम हायर की गई जिसमें एक वैज्ञानिक थे डॉ हैरी कूवर। ये टीम क्लियर प्लास्टिक तैयार करने में लगी थी, लेकिन इसी प्रक्रिया के दौरान इन्होंने एक ऐसा केमिकल बना दिया जो जरूरत से ज्यादा चिपकने वाला था। इस केमिकल का नाम था साइनोएक्रिलेट। हालांकि यह केमिकल गन के निशाने बनाने में काम नहीं आ सका, लेकिन बाद में यही साइनोएक्रिलेट दुनिया की सबसे पावरफुल सुपर ग्लू बन गया। 9 साल बाद यानी 1991 में डॉ हैरी कूवर कोडक कंपनी में काम कर रहे थे। उस समय वहां जेट इंजन की कैनोपी यानी उसके कवर तैयार करने के लिए कुछ खास एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। इस दौरान डॉय कीकोन और हैरी कूवर ने एक बार फिर से साइनोएक्रिलेट को टीम के सामने पेश किया, लेकिन इस बार भी इस केमिकल को हद से ज्यादा चिपकने वाला यानी जरूरत से ज्यादा एडहीसिव होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। इत्तेफाक से उसी वक्त कोडक के एक दूसरे केमिस्ट का रिफ्रैक्टोमीटर, जो कि एक बहुत महंगा और सटीक उपकरण होता है, वो टूट गया।
तब डॉक्टर कूवर को अचानक एक आइडिया आया कि इस मशीन को जोड़ने का उपाय तो उनके पास पहले से मौजूद है, और वो था साइनोएसिट्रेट। उन्होंने तुरंत उस केमिकल की मदद से रिफ्रैक्टोमीटर को सिर्फ कुछ सेकंड्स में जोड़ दिया, और वहीं से सुपर ग्लू की असली शुरुआत हुई। ये वो वक्त था जब डॉक्टर हैरी कूवर को यह अंदाजा हुआ कि उनका बनाया हुआ ये केमिकल बहुत ही कम समय में चीजों को हमेशा के लिए जोड़ सकता है। इसमें ना तो गर्मी हीट की जरूरत होती है और ना ही किसी तरह का दबाव प्रेशर लगाने की। 1958 में इस केमिकल को कोडक कंपनी ने ईस्टमैन 910 के नाम से मार्केट में बेचना शुरू किया, जिसे बाद में पूरी दुनिया ने सुपर ग्लू के नाम से पहचाना। चीजों को जोड़ने के अलावा सुपर ग्लू का इस्तेमाल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में भी किया जाने लगा, फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड करने के लिए। जब सुपर ग्लू को गर्म किया जाता है तो इसके जो धुएं फ्यूम्स निकलते हैं वो नजर ना आने वाले फिंगरप्रिंट से रिएक्ट कर जाते हैं, और जब सुपर ग्लू सूख कर सख्त हो जाती है तो उसमें फिंगरप्रिंट के बिल्कुल साफ निशान उभर आते हैं, जो अपराधों को सुलझाने में बहुत मददगार साबित हुए। इन सभी इस्तेमाल के साथ साथ पहले सुपर ग्लू कट्स में ब्लीडिंग बंद करने के लिए फर्स्ट एड के तौर पर भी इस्तेमाल होती रहे, लेकिन इस मेथड को घर पर कभी ट्राई ना करना। नंबर 4, ब्लड प्रेशर चेक करना हो, बच्चों के शूज को टाइट करना हो, या फिर मोबाइल लैपटॉप के चार्जर की वायर को लपेटकर बंद रखना हो, हर घर में हुक एंड लूप टेप का इस्तेमाल जरूर होता है, जिसे आमतौर पर हम वेल्क्रो के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसकी खोज का आइडिया एक बहुत ही साधारण से मौके पर आया था? 1941 में जॉर्ज डी मेस्ट्रल नाम के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्विट्जरलैंड के एल्प्स के पहाड़ों में अपने कुत्ते के साथ हाइकिंग पर गए हुए थे। इस वॉक के दौरान बर्डॉक प्लांट के सीड्स उनके मोजों, कपड़ों और कुत्ते के बालों में बार बार चिपक रहे थे। उन्होंने गौर किया कि ये बीज सिर्फ हल्के से टच पर ही चीजों से चिपक जाते हैं। जॉर्ज ने कुछ बीज अपने साथ घर ले गए और माइक्रोस्कोप की मदद से उनका बारीकी से अध्ययन किया। तब उन्हें यह पता चला कि इन बीजों के कांटों की टिप हुक्स जैसी बनी होती है, जो कपड़ों में मौजूद छोटे छोटे लूप्स में आसानी से फंस जाती है। यहीं से उन्हें वेल्क्रो जैसी रियूजेबल फास्टनिंग सिस्टम का आइडिया मिला, जो आज दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती है। ये प्लांट कुदरती तौर पर ही ऐसा बना होता है कि यह अपने सीड्स को पास से गुजरने वाले जानवरों के जरिए फैलाता है। जॉर्ज डी मेस्ट्रेल को यह तरीका बहुत हैरान करने वाला लगा, और उन्होंने सोचा कि अगर प्रकृति ये कर सकती है तो इंसान भी ऐसा कुछ बना सकता है। इसी आइडिया से प्रेरित होकर उन्होंने इस तकनीक को एक यूजफुल प्रोडक्ट में बदलने की ठान ली। 1955 में उन्होंने इस इन्वेंशन को पब्लिक किया और अपने नाम पर पेटेंट भी करवा लिया। हुक एंड लूप टेप 2 हिस्सों में आती है। एक साइड पर होते हैं छोटे छोटे हुक्स और दूसरी साइड पर होते हैं नायलॉन के सॉफ्ट लूप्स। जब ये दोनों हिस्से एक दूसरे को टच करते हैं तो ये वैसे ही चिपक जाते हैं जैसे बर्डॉक सीड्स कपड़े पर चिपक जाते थे। आज ये इन्वेंशन पूरे विश्व में वेल्क्रो के नाम से जानी जाती है। वेल्क्रो कंपनी आज 7 से ज्यादा देशों में इसका प्रोडक्शन करती है और इसमें करीब 2500 एम्प्लॉइज काम करते हैं। ये साबित करता है कि प्रकृति से मिली एक छोटी सी सीख सोची कुछ पूरी दुनिया को सुविधा देने वाला इनोवेशन बन सकती है। नंबर 3, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले घरों में हीटर की जगह कोयले का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसकी वजह से दीवारों और छतों पर काले धुएं की परत चिपक जाती थी। इसी समस्या को हल करने के लिए प्ले डोह को इन्वेंट किया गया था, जिसका इस्तेमाल करके लोग उस कालक धुएं की परत को हटाया करते थे। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नेचुरल गैस को हीटिंग सोर्स के तौर पर अपनाया जाने लगा तो प्ले डोह की ये इन्वेंशन बेकार हो गई और इसका इस्तेमाल लगभग बंद हो गया। कुछ सालों बाद 1950 में जोसेफ ने देखा कि उसकी बहन, जो एक स्कूल टीचर थी, वह इस प्ले डोह को बच्चों को मॉडल्स बनाने के लिए दे रही थी। यहीं से जोसेफ को नया आइडिया आया कि क्यों ना इसे बच्चों के खिलौने के तौर पर बेचा जाए। इसके बाद उन्होंने रेनबो क्राफ्ट्स नाम की कंपनी रजिस्टर करवाई और प्ले डोह को बच्चों के खेलने के लिए मार्केट में उतार दिया। आज ये इन्वेंशन दुनिया भर के बच्चों की क्रिएटिविटी को पंख देने वाला एक लोकप्रिय टॉय बन चुका है। नंबर 2, पेसमेकर और पेनिसिलिन के अलावा मेडिकल इंडस्ट्री में एक और क्रांतिकारी चीज की इन्वेंशन इत्तेफाक से हो गई थी, और वो थी ब्लड थिनर। ये बात है सन 1920 की, जब जानवरों में एक अजीब बीमारी देखी गई। इस बीमारी में उनके शरीर में अंदरूनी खून बहने लगता था, जिसकी वजह से बिल्कुल तंदुरुस्त जानवर भी मर जाते थे। जब इस पर तहकीक की गई तो पता चला कि यह बीमारी घास पर जमी हुई एक खास किस्म की फंगस खाने की वजह से हो रही है। इस फंगस में एक ऐसा केमिकल मौजूद था जो खून को बहुत ज्यादा पतला कर देता था। बाद में इस केमिकल को नाम दिया गया वॉरफरिन।
लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसे इंसानों के इलाज के लिए इस्तेमाल करने से पहले करीब 30 सालों तक इसे चूहे मारने की दवा के तौर पर इस्तेमाल किया गया। 1950 के बाद जब रिसर्च पुख्ता हुई तो वॉरफ्रिन को इंसानों पर ब्लड थिनर के रूप में आजमाया गया। इस जान बचाने वाली दवा को सबसे पहले जिन पेशेंट्स पर इस्तेमाल किया गया उनमें एक नाम था, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर। 1955 में उन्हें हार्ट अटैक आया था और डॉक्टरों ने वॉरफ्रिन देकर उनकी जान बचा ली थी। आज वॉरफ्रिन को हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ब्लड क्लॉटिंग जैसी बीमारियों में जिंदगी बचाने वाली एक अहम दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, इंसानों की सबसे बड़ी कामयाबी आग को जलाना थी। जब से इंसान आग को जलाना सीखा है, यह हमेशा इस प्रोसेस को आसान करने की कोशिश करता रहा है। माचिस से पहले आग जलाना एक बहुत ही मशक्कत वाला काम हुआ करता था। कोई पत्थर रगड़कर आग लगाता तो कोई लकड़ी की स्टिक को दूसरी लकड़ी पर रखकर उसको ड्रिल की तरह चलाता था। सन 1827 में एक ब्रिटिश फार्मासिस्ट जॉन वॉकर कुछ केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो जिस स्टिक से केमिकल्स मिक्स कर रहे थे, उन्होंने वह गलती से अपने रूम में बॉन फायर के बराबर रख दी। अचानक लकड़ी पर लगे केमिकल में फौरन आग लग गई। इसी के बाद उनको मैच स्टिक्स बनाने का आइडिया आया था। यह केमिकल पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी सल्फाइड का मिक्सचर था। जॉन वॉकर की यह इन्वेंशन इतनी ज्यादा कामयाब हुई कि तब से लेकर आज तक हर घर में माचिस जरूर होती है। लेकिन जॉन वॉकर ने अपनी यह इन्वेंशन पेटेंट नहीं करवाई थी। लोगों ने उनके फार्मूले को कॉपी करके माचिस के नए नए वर्जन्स बनाना शुरू कर दिए। 1859 में जब उनकी मौत हुई, उसके बाद से ही उनको मैच स्टिक का इन्वेंटर माना जाने लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ठोको और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ, ऐसे ही दिमाग खोल देने वाले और जबरदस्त वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी दबा दो, ताकि अगली बार जब हम कुछ नया लाएं तो आपको सबसे पहले पता चले। नीचे कमेंट करके बताओ कि इस वीडियो का कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।